नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो डेली की तरीके से मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आज की तारीख है 30 जुलाई। तो आइए हम मिलकर 30 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद अगर इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को आपको सॉल्व करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जा करके इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि इन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, तो एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। यहाँ पर इन 5 प्रश्नों के साथ साथ इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी बताया जाएगा, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन करंट के ऊपर बेसिस स्टैटिक जीके को भी पूछा जाता है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगी। चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर देने से पहले मैं आपकी बात बताऊं, क्या लिखा हुआ मानव तस्करी। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमंस हैं, बच्चे हैं, मानव हैं, उनका क्या किया जाता है, तस्करी की जाती है। तस्करी से इन सेंस होता है कि उन्हें जो है किडनैप कर लिया गया, उसके बाद जो है उन्हें किसी ऐसी फैक्ट्री में लगा दिया गया जो फैक्ट्री के अंदर जो भी कार्य हो रहे थे वह अवैध रूप से हो रहे थे, उस कार्य में लगा दिया जाता था। इन्हें अलग अलग गलत कार्यों में लगा दिया जाता है। कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री के अंदर कार्य लगाने का एक ग्रुप होता है, तो उन ग्रुप के द्वारा ये सब काम किया जाता है। तो इसीलिए यूएनओ के द्वारा जो है एक डेट डिसाइड की गई 30 जुलाई को डेट डिसाइड की गई कि इसमें क्या होगा कि इससे कैसा। एक बात बताता हूँ आपको कि किसी भी दिवस को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि उस दिवस के प्रति लोगों के अंदर क्या पैदा किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए। तो मानव की तस्करी पर रोक लगाना है और इसीलिए 30 जुलाई को दिवस मनाया जाता है। अगर हम भारत के सेंस में बात करें तो हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। उस 6 मूल अधिकारों में एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि हमें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध भी एक अधिकार मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसी के अंदर यह अधिकार दिया गया है। आप खुद सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, यहां से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 23 में कहा है कि जो ह्यूमंस होंगे उनके साथ दुर्व्यापार नहीं हो सकता, मतलब उन्हें गलत व्यापार में लगाया नहीं जा सकता। दूसरा, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब हुआ कि फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब कि उन्हें जिस कार्य को, जो कार्य गलत है, उस गलत कार्य को अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो जबरदस्ती दबाव दे करके गलत कार्य को नहीं कराया जा सकता। तो आपको पता चला कि आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, वो कहता है कि ह्यूमंस के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है और उसके साथ बलात् श्रम नहीं किया जा सकता है। अगला, ये तो बात हो गई ह्यूमंस की। सोचिए हमारा संविधान कितना अच्छा है कि ह्यूमंस के बारे में बात की आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों के साथ, ये बच्चों से संबंधित है कि बच्चे जो हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते, उन्हें कारखाने में काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है, दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो भारत के संबंध में थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एसडीजी चौपाल के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। सबसे पहले बताऊं कि एसडीजी है क्या। देखिए एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। क्या बोला मैंने, सतत विकास लक्ष्य, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएनओ के द्वारा डिसाइड किया गया 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य, मतलब 17 एसडीजी निर्धारित की गई है। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, और बाकी सारे देश मिलकर ये डिसाइड किए हैं। 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है
उन 17 लक्ष्यों को हमें 2030 तक पूरा कर लेना है। कहाँ तक पूरा करना है? 2030 तक। अब आप सोचेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है उन 17 लक्ष्य में, तो 17 लक्ष्य में मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि पर्यावरण में हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, हमें भूखमरी को समाप्त करना है, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मतलब ओवरऑल ये सारी बातें एसडीजी के अंतर्गत की गई हैं। तो उसे कब तक पूरा कर लेना है? 2030 तक। एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा कि एसडीजी को कब तक पूरा करना है, तो याद रखिएगा 2030 तक पूरा करना है। ठीक है, कितने एसडीजी निर्धारित हुए, कितने लक्ष्य निर्धारित हुए, तो आप बताएंगे 17 लक्ष्य निर्धारित हुए। तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के अंदर छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। तो उसी में भारत के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया, या कह सकते हैं इनिशिएटिव शुरू हुआ, जिसका नाम था एसडीजी चौपाल। और उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय राय। कौन बनाए गए हैं? संजय राय। और संजय राय को हम लोग बोलते हैं शेरपुरिया। तो आप याद रखिएगा कि संजय राय का संबंध किससे है? एसडीजी चौपाल से। उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या है कि हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप, मतलब स्पेस के अंदर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप होता है, इसका क्या नाम है? हबल स्पेस टेलीस्कोप। उससे कुछ किया गया है। क्या किया गया है? इसकी मदद से किसी ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला सबूत मिला। कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। उसकी मदद से ये देखा गया कि एक प्लैनेट पर जलवाष्प मिला है, उसका सबूत मिला। अब जलवाष्प है, इसका मतलब वहां पर जीवन संभव है, तब तो जलवाष्प है वहां पर। तो अब ग्रह कौन सा था, प्लैनेट कौन सा था? तो उस प्लैनेट का नाम है आपका, जो आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा हो सकता है? आप खुद गेस कीजिए, तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है। मैं यहाँ लिखता हूँ जुपिटर। इसे क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति, इसे क्या बोलते हैं? जुपिटर। तो जुपिटर का जो जुपिटर प्लैनेट है, उसी प्लैनेट का एक मून है जिसे बोलते हैं गैनीमेड। तो गैनीमेड पर ही जलवाष्प मिला है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ग्रह क्या होता है, तो इंग्लिश में पूछूंगा तो बताओ। प्लैनेट को ग्रह बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या पूछा कि ग्रह बोलते किसको है? तो ग्रह का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई हेवनली ऑब्जेक्ट है, एक बहुत भारी कोई वस्तु है, कहाँ पर? स्पेस के अंदर, और इसके चारों तरफ जो भी चीजें घूम रही हैं, ये जो भी चीजें इसके चारों तरफ घूम रही हैं, तो जो चीजें घूम रही हैं इस हेवनली ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, वही क्या कहलाती हैं? प्लैनेट कहलाती हैं। और इसीलिए क्या बोला, मान लीजिए सन है, तो सन के चारों तरफ बोला जाता है पृथ्वी घूमती है, तो इसका मतलब पृथ्वी क्या होगी? प्लैनेट होगा। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, दैट इज नोन एज द प्लैनेट। उसे क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ठीक, अब बात आई कि प्लैनेट के चारों तरफ भी कुछ चीजें घूमती हैं। प्लैनेट के भी चारों तरफ कुछ चीजें घूमती हैं, इसके चारों तरफ भी कुछ। इसे आपको क्या पता है? पृथ्वी क्या है? प्लैनेट है। अब पृथ्वी के भी चारों तरफ कुछ घूमता है, आपको पता होगा मून घूमता है। कौन घूमता है? मून। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, वो क्या होता है? सैटेलाइट होता है, या उसे मून भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोल सकते हैं? मून बोल सकते हैं। जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसी को कभी कभी मून भी बोला जाता है। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो मून बोला हमने। उसी तरीके से जो जुपिटर है, जुपिटर का भी एक मून है गैनीमेड। रियल में कहा है तो जुपिटर के कई सारे मून हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मून याद रखिएगा, जैसे गैनीमेड है, यूरोपा करके एक है, तो ये सब उसे कुछ इंपॉर्टेंट मून है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो गैनीमेड पर क्या मिला है? वाटर वेपर्स मिला है। बात करें अगर जुपिटर की, तो आप जान लीजिए कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, सबसे लार्ज प्लेनेट है, सबसे हैवी प्लेनेट है। उसके ऊपर जुपिटर को जब आप देखेंगे तो उसमें रेड स्पॉट भी पाया जाता है। और जुपिटर को हम लोग कहते हैं कि मास्टर ऑफ प्लेनेट, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेनेट है तो मास्टर ऑफ प्लेनेट बोला जाता है उसको। कोल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर की बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। ठंडा की बात करें तो जुपिटर जो है रियल में यहाँ का टेम्परेचर -133 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी के आसपास उसका टेम्परेचर। तो निश्चित जब इतना टेम्परेचर हो तो कोल्ड प्लेनेट होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि बुयन रेटिनो पार्क एक पार्क है जिसका क्या नाम है, बुयन रेटिनो पार्क, और एक पासेओ डेल प्राडो, ये क्या है तो समझिए म्यूजियम है। तो इसको जो है क्या घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ के विश्व विरासत स्थल बने हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कहाँ के बने हैं, इसके पहले मैं बताऊं, चलिए मैं आंसर बता देता हूं। स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड की क्या बने, विश्व विरासत स्थल। अब विश्व विरासत स्थल की बात करूं तो ये क्या होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि विश्व विरासत स्थल का मतलब कि जो हमारे पुराने लोग थे या जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे प्राचीन समय में बने हुए जो भी इमारतें हैं, जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी स्टैचू, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें बचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी होगी उसके पास भी तो कुछ देखने के लिए होना चाहिए, कुछ दृश्य देखने के लिए भी तो होना चाहिए। उसीलिए यूएनओ के द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल प्रोग्राम शुरू किया गया था। जल्दी यूएनओ के द्वारा जो विश्व विरासत स्थल का प्रोग्राम शुरू किया गया, ये बात हुई थी 1972 के अंदर भारत में, और 1975 में इसे एप्लीकेबल कर दिया गया। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल में यही होता है कि जितने पुरानी संस्कृति है, पुराने धरोहर है, उन्हें बचाना रहता है, उन्हें संरक्षित करना होता है। तो उसी तरीके से विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया इसको, तो बुएन रेटिनो पार्क को और पासेवा डेल प्राडो को। अब जब विश्व विरासत स्थल की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड एक संस्था है जिसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को। क्या बोलते हैं, यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को यूएनओ का एक पार्ट है। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक संस्था है और जल्दी ये स्टैब्लिश हुई थी 1945 में, 1945 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है। इसके हेड कौन है, तो आंद्रे अजोलो इसके हेड है। तो यूनेस्को के द्वारा ही विश्व विरासत स्थल प्रोग्राम शुरू किया गया था। भारत के अंदर बात करें हम, कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर वर्तमान में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। 2 नए बनाए गए हैं जो आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था 39 नंबर का बनाया गया काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, तेलंगाना के अंदर स्थित है, या उसे रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं। वो हमारा 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल बना है। उसके बाद 40 नंबर का जो 40 नंबर का विश्व विरासत स्थल बना गुजरात के अंदर जो है, आपने सुना होगा कि मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उस समय एक नगर था धौलावीरा। तो धौलावीरा को जो 40वें नंबर का हमारा क्या बना है, विश्व विरासत स्थल बना है। तो इंडिया के अंदर कुल कितने हो गए, 40 विश्व विरासत स्थल हो गए। अब पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ पर, तो आप क्या बताओगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, पूरे विश्व में कहा जाए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है, तो क्या आंसर होगा आपका, इटली। इटली के अंदर जो है विश्व विरासत स्थल सबसे ज्यादा है। स्पेन क्यों खास हो गया, स्पेन इसलिए खास हो गया कि अभी तक स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड थी, उस मैड्रिड के अंदर विश्व विरासत स्थल नहीं थे। अब जो है जब इन दोनों को बना दिया गया वहां पर, तो मैड्रिड के अंदर ही बना है, तो यहाँ पर टोटल जो है स्पेन के अंदर 49 क्या हो गए हैं, विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। चलिए, तो इस तरीके से भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। एनसीबी के महानिदेशक की अगर बात करें तो आपको मैं बताऊं कि जो इसमें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो ऑलरेडी किसी और संस्था के महानिदेशक हैं, किसी और संस्था के क्या है, महानिदेशक हैं, लेकिन उन्हें जो है कुछ अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है एस प्रधान, एस प्रधान। चलिए अब बात करें कि ये क्या है आखिर, तो देखिए ये क्या है, एनसीबी जो है ये नारकोटिक्स क्रिमिनल ब्यूरो है। कहने का मतलब कि ये ऐसी संस्था है, जैसे ये संस्था स्टैब्लिश कब हुई थी, तो 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो आपको पता है एस प्रधान इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत ये काम करती है, तो गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। अब
जो एस प्रधान है, अब आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर एस प्रधान रियल में है किसके महानिदेशक। तो मैं बता दूं कि एस प्रधान महानिदेशक है एनडीआरएफ के। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है, ठीक है, उसके महानिदेशक हैं ये। आपने सुना होगा एनडीआरएफ क्या होती है, तो आपने सुना होगा कभी कभी जब क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है या आंधी तूफान की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो उस समय जो टीम जाती है वो कौन सी टीम होती है जनरली, वो एनडीआरएफ की टीम होती है जो आपदा के समय में काम करती है। एनडीआरएफ टीम बनती कब है, तो जनरली क्या होता है कि 2005 के अंदर जो है आपदा से रिलेटेड एक कानून आता है, आपदा प्रबंधन एक्ट आता है, ठीक है, और इसी एक्ट से 2005 में ही एनडीआरएफ का निर्माण होता है। एनडीआरएफ के अंदर जो है अलग से कोई फोर्स नहीं होती है, बल्कि जो हमारी सीआरपीएफ है, जो बीएसएफ है, जो आईटीबीपी है, इसी के जो सैनिक होते हैं उन्हीं सैनिकों को इसमें क्या किया जाता है, एनडीआरएफ के अंदर रखा जाता है। तो इसी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, एस प्रधान है। और लेकिन उन्हें इस समय जो है जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, ठीक है, नारकोटिक्स ब्यूरो का उन्हें क्या बना दिया गया है, अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बात और, ये एनडीआरएफ के महानिदेशक तो एस प्रधान है, लेकिन रियल में इसके हेड कौन होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीआरएफ के हेड हैं। चलिए, तो इस तरीके से आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जीके भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।